ग्रेट। तो हमारा जो आज का सेशन है वह सेशन में दो पार्ट है। पहला पार्ट यह है कि अगर हमें अपने को किसी को बिजनेस में लाना है तो क्या पैरामीटर अपनाना है, और उसके अलावा हमें वह रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कौन सा अपनाना है। तो बातें बहुत ध्यान समझिएगा, दोनों बातों को अगर आप बारीकी समझ पाएंगे तो हो सकता है यहाँ जितने व्यक्ति जो लीडर हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास मतलब क्या बोलते हैं स्किल है, वो अपना पैरामीटर इस कंटेंट के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे कि भाई मैं अपनी टीम में ये पैरामीटर रखूंगा, इस टीम के लोगों को अपने साथ में लाऊंगा। देखिए टीम मतलब होता है कोर टीम। अगर आप क्राउड चाहिए तो आप सबकी ज्वाइनिंग कराइए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर चाहते हैं कि शुरुआत में हो सकता है ग्रोथ आपका बहुत स्लो हो, लेकिन अगर हर महीने 1% की भी ग्रोथ हो रही है बहुत बड़ी बात। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपनाइए। कि जब आप किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए या किसी भी इंडस्ट्री में काम करने की जहां सेल्स मार्केटिंग का जो पार्ट होता है, तो सेल्स मार्केटिंग के पार्ट में क्या होता है, हम सबसे पहले प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं। तो प्रॉस्पेक्टिंग करते समय हमें देखना होता है कि वह व्यक्ति कितना पोटेंशियल है। प्रॉस्पेक्टिंग तो हम सबकी करते हैं कि हो सकता है अगला व्यक्ति पोटेंशियल हो ना भी हो, लेकिन हम उसमें से पोटेंशियल, शब्दों पर गौर करिएगा, हम उसमें से पोटेंशियल पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं। पोटेंशियल मतलब ये होगा कि जो वह व्यक्ति जो हो सकता है कि इस इंडस्ट्री को समझे, उसके अंदर क्षमता हो, उसके अंदर परचेजिंग करने की क्षमता हो, उसके अंदर कन्विंस करने की क्षमता हो। ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल वाली बातें होती है। तो आप उसके लिए बोलते हैं कि एक एलिजिबल और एक आइडल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट रिक्रूटमेंट करने के लिए, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या क्या पैरामीटर अपनाने चाहिए। सपोज कीजिए कि आपने एक दिन में 10 लोगों को कॉल किया कि भाई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप एक बार मेरे साथ बैठ करके 1 घंटे आधे घंटे, चाहे जूम पर चाहे फिजिकल या जैसे भी आप चाहते हैं, एक बार इसके बारे में आप समझ लो। तो 10 में से जब आप देखेंगे कि उसमें से एक बंदा ऐसा होगा, एक पर्सन ऐसा होगा कि जो कहीं ना कहीं से सेल्फ मोटिवेटेड होगा। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड होता है वह सबसे पहले इनिशिएटिव लेता है कि ठीक है मुझे बात करनी है आपसे। डिसीजन लेना, ज्वाइन करने का, ना लेना बाद की बात। अब यहां पर एक बात होती है कि अगर व्यक्ति आपकी बातों को सुनेगा तो यकीन मानिए कि आपका 50% काम वहीं पर हो जाएगा, क्योंकि लोग बात सुनते ही नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री की खूबियों को नहीं जान पाते हैं। बस वो इतना सोचते हैं कि मेरे घर का फला, मेरे रिलेटिव का फला ज्वाइन किया था, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल रगड़ा, घर का पैसा भी सत्यानाश किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। उनके दिमाग में यही भरा होता। लेकिन ऐसा क्यों हुआ उसको नहीं जानते, उस रीजन को, फैक्टर को नहीं जानते। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि ताकत जो होती है वो हथियार में नहीं होती, चलाने वाले में होती है ताकत। बशर्ते आपको उस हथियार को चलाने आना चाहिए। अगर आपको चलाने आता है तो यकीन मानिए सही जगह पे आप वार करेंगे, और जब सही जगह वार करेंगे तो आपका वो शिकार आपके खाते में होगा। कहने का मतलब यह है। तो जब उस व्यक्ति को आप करेंगे तो आप देखिए कि उसमें से कैसा कौन सा व्यक्ति है जो सेल्फ मोटिवेटेड है, जिस व्यक्ति के अंदर सफल होने के लिए कुछ वह चाहता है कि कुछ करना है मुझे। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड है उस व्यक्ति का नाम अपनी लिस्ट में आप आइडेंटिफाई करके नोट करके लिखिए। और साथ ही साथ जब आपकी बात को वह सुन रहा है, उसके क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि क्या यह व्यक्तिगत तौर पे जो फाइनेंशियल गोल है उसको वह पूरा करने के लिए उसके पास स्ट्रांग डिजायर है या नहीं है। डिजायर मतलब है कि जब कोई व्यक्ति आपसे बात करता है और आप उससे बात करते हैं भाई ठीक आपको इस सर्टेन टाइम पे आपको ऐसे ऐसे पैसा मिलेगा, तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, इनकम कैसे मैच होगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका मतलब उसके अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड है।
एक मोटिवेशन होता है जैसा गुब्बारा खूब अच्छे से वीडियो दिखा करके हम लोग हाईलाइट करते हैं और उसके बाद कुछ दिन बाद गुब्बारा खुश जाता है। एक होता है सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब उसके अंदर खुद ही वह इंस्पिरेशन जगती है कि मुझे कुछ करना है। तो इनको आइडेंटिफाई करिए, इस चेकलिस्ट में अपने आप डालिए। ये मत सोचिए कि अरे 10 मैंने बात किया 10 आए थे बेहतर हो, वैसे भी वो आएंगे तो चले जाएंगे। एक बंदा आएगा इन सारे पैरामीटर से, तो वो एक बंदा वो हमारे आपके जैसे 10 बंदों को खड़ा करने की कोशिश करेगा। उसके बाद सेकंड ध्यान रखिए कि उस व्यक्ति के अंदर लर्निंग का एटीट्यूड है या नहीं, विलिंगनेस ऑफ लर्निंग, नॉट अर्निंग, केवल पैसे की बात कर रहा। क्योंकि शायद ही ऐसी कोई यूनिवर्सिटी हो, शायद ही ऐसा कोई कॉलेज हो जहां पे अर्निंग के बारे में बताया जाता हो, जो डिग्री दी जाती है। तो अर्निंग कैसे करनी और लर्निंग लेने के लिए तैयार है या नहीं तैयार है, इस पर फोकस्ड होना जरूरी है। और जब एक आइडल और एलिजिबल जो कैंडिडेट होगा, जो वास्तव में आपके साथ कंधे से कंधा मिला काम चलेगा करेगा, तो उसके अंदर लर्निंग का एटीट्यूड होगा। तो हो सकता है ये भी बात करें कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्या है, कैसे एजुकेट करते हैं आप, क्या उसके पास भी कुछ नए आइडियाज और जो स्ट्रेटजी है उसके लिए उसका माइंड ओपन है या नहीं है। जैसे मान लीजिए हम अपनी टीम बनाते हैं और ये बात करते हैं कि चलो भाई कल कोई फील्ड में एक्टिविटी करते हैं, तो क्या उसकी तरफ से कुछ ऐसा आइडिया आ रहा है कि वो भी कुछ चाह रहा है कि मेरी भी एक प्लानिंग है, इस पे विचार किया या नहीं किया जाना चाहिए। तो ओपन माइंड का होना जरूरी है, मतलब वह अपनी भी बातों को रखे और दूसरे की बातों को तवज्जो दे। ऐसा ना हो कि केवल मतलब सिंगल वे में आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, सिंगल रास्ते से, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। तो जब आप, मैंने बोला था अपने एक वीडियो में बताया भी था कि जब आप बात करते हैं, बात करने के दौरान जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो लोग ओपन हार्ट होकर बात करते हैं। और वह क्या वह अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए तैयार है या नहीं है। क्योंकि देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है कि जिसको कुछ नहीं आता था, जिसको बात करने का तरीका नहीं मालूम था, जिसको लोगों से मतलब के बीच में खड़े होने का तरीका नहीं मालूम था, वो सब कुछ सिखा देता है। तो उसके अंदर कितना पावर है ये आप जान जाएंगे जब आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और जब आप पहली बार मिलते हैं तो उसके हाव भाव से पहचानने की कोशिश कीजिए कि आपने सब कुछ बता दिया कि इंडस्ट्री पोटेंशियल है, इनकम बहुत आती, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, क्या वह और टीम के मेंबर्स के साथ टाइम और एफर्ट लगाने के लिए तैयार है या केवल डिपेंड है अपने अपलाइन पे कि अपलाइन ही सब कुछ करेगा। उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो जो कंट्रीब्यूशन वो तब कर पाएगा जब वो लर्निंग का एटीट्यूड उसके पास होगा, क्योंकि काउंसलिंग इंडस्ट्री में पहले सीख करके और उसको करते रहना है। तो इसको आइडेंटिफाई करिए कि आपकी टीम में ऐसे कौन कौन से मेंबर हैं जो ज्वाइन अगर हो चुके हैं तो उनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, तो उनका कोर ग्रुप अलग बना लीजिए, उनके साथ अलग से ट्रेनिंग की कोशिश देने की कोशिश कीजिए। उनके लिए आप एक एडवांस लेवल के पैरामीटर बनाइए। साथ ही साथ फिर आपको देखना होगा कि क्या उसका कम्युनिकेशन का स्किल किस लेवल का है, बातचीत लोगों से करने में कोई संकोच तो नहीं है, लोगों से अपनी बात के साथ अपनी बात को रखने में उसको कोई दिक्कत तो नहीं होती, या केवल आप जब आप अकेले तभी वह बात करने में दिक्कत उसको हो रही है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप अपने साथ रखने पे संभाल करके सिखा करके सुधार सकते हैं। इंडस्ट्री होती है जो सिखा देती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जब तक उधर से इनिशिएटिव नहीं होगा तब तक आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पहला क्या कि वह सेल्फ मोटिवेटेड हो, दूसरा है कि उसके अंदर लर्निंग का एटीट्यूड। बाकी ठीक है, अगर उसके पास स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो उसको हम लोग सिखा देते हैं, क्योंकि लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम लोग कहीं भी मतलब जिंदगी बस सीखना ही रहता है और उसको इंप्लीमेंट करना आ जाए, बस यही जीवन है। तो जब डायरेक्ट सेलिंग में जो उसकी प्रॉस्पेक्टिंग है और जो टीम के साथ उसको संबंध बनाने के, जैसे जब आप एक कम्युनिकेशन स्किल जब लोगों के बीच में होता है तो वहीं पे अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है। पता लग रहा है उस व्यक्ति के अंदर बात करने की वह कैपेबिलिटी नहीं है, वह उसको शब्दों का चुनाव करना नहीं आता, कैसे हम अपनी बातों को रखें, वो या प्रेजेंटेशन कि हमारे उसके बीच में अगले के बीच में एक बॉन्डिंग हो, एक बॉन्डिंग क्रिएट।
तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए वह तैयार है, और साथ में अगर है तो कितना सुधार करना है वो आप मोटा मोटा एक आइडिया लगा लेंगे। फिर दूसरे लोगों को व्यवसाय में शामिल करने के लिए वह कितना इंस्पायर्ड है, कितना हम लोगों को मोटिवेट कर सकता है, क्या करने में सक्षम है या नहीं है। क्योंकि देखिए जो बॉडी की जो एनर्जी होती है ना, उस बॉडी की एनर्जी से आप किसी से मिलते हैं और पता लगा आप उससे हाथ मिला रहे हैं और वो हाथ हाँ इस मतलब इस तरह हाथ पकड़ रहा है, लगा उसका हाथ में ताकत ही नहीं उसके शरीर में, तो आप ये समझ लीजिए कि एनर्जी उसके अंदर नहीं है, वो दहाड़ नहीं सकता। लेकिन दहाड़ने के लिए अगर स्टार्टिंग में लग रहा हाँ 10 में से एक बंदा है, 7 बंदा, 3 बंदा, 4 बंदे ऐसे हैं जो लग रहा है हाँ उनको बातों से लग रहा वाइब्रेशन आ रही है, तो आप उनको अपनी टीम में ले आइए और वो पैरामीटर आपके लिए बहुत आगे तक ले जाने का काम करेगा। मतलब आपको जो एक आइडियल लीडर जिसको मानते हैं उसकी जो क्वालिटी है वो मिलती है, मिलेगी। क्या कोई उसके पास सेल्स का एक्सपीरियंस है? नहीं। ध्यान रखिएगा आज का जो टॉपिक है जो मैं बता रहा हूं वही बता रहा हूं कि जब किसी जॉब में लोग जाते हैं तो वहां एक पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर से लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद फिर इंटरव्यू शुरू होता है, फिर उसमें भी लोग फिल्टर होते हैं, तब ज्वाइनिंग होती है। तो क्या हम कोई ऐसा एक फ्रेम रेडी कर सकते हैं कि हमें अपनी टीम में ऐसे ही लोगों को शामिल करना है या सबको शामिल करना है? सबको शामिल करने वाले में आएंगे तो टू बी वेरी फ्रैंक में बता दे रहा हूं कि दार्जिलिंग इंडस्ट्री अब प्रोफेशनल हो रही है। इसमें आपको अपनी टीम में लोगों को इन्वॉल्व करने का, ज्वाइन कराने का एक पैरामीटर बनाना पड़ेगा, और ना हो तो 3 महीने आजमा के आप देख लीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति हो 3 महीने जितनी रिक्रूटमेंट कर पाए कर ले, उसका देख लिया, और आप जो पैरामीटर बता रहा हूं 3 महीने आप इसमें रिक्रूटमेंट करके देखिए, अगले साल तक आपके पास टीम उससे बड़ी नहीं होगी तो बताइएगा, और बेहतर टीम। हो सकता है काम स्लोली हो, इमीडिएट रिजल्ट ना दिखाई पड़े, लेकिन 3 महीने में आपके पास अगर 10 लोग तैयार हो गए जो पैरामीटर मैं बता रहा हूं, फिर आप देखिए कैसे राज करते हैं इंडस्ट्री। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि भाई ये फला जगह मीटिंग है, फला जगह सेमिनार है, फला जगह ऐसा है तो आप करना है। आपको मीटिंग का रिमाइंडर नहीं भेजना पड़ेगा, अगला व्यक्ति मीटिंग पे ज्वाइन हो जाएगा। परचेजिंग के लिए नहीं बताना पड़ेगा कि आज महीने की क्या बोलते हैं साइकिल का लास्ट एंड है। तो जो कोर टीम शुरुआत में बनाने पे फोकस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर उसके पास कोई सेल्स का एक्सपीरियंस है, जैसे बहुत सारे लोग आज के समय में 95% ऐसे जॉब है जिसमें सेल्स का काम होता ही होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो बैंकिंग हो या फाइनेंस में हो, किसी भी हो, तो मार्केटिंग का उसके पास अनुभव है या नहीं। अगर फुल टाइमर आ रहा है तो एक बार उसको एनालाइज कीजिए, पार्ट टाइमर के रूप में काम कर रहा है, कंज्यूमर काम कर रहा है, करने दीजिए। मैं आज बात कर रहा हूं कि आपको अपनी टीम में एक कोर टीम बनाने के लिए क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए, इस पर एक बार आप फोकस करके देखिए अपनी टीम। ऐसे लोगों को एक बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। यही होगा ना, आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो उसके पास अगर बिक्री मतलब जो सेल्स का अनुभव है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसके पास इतनी समझ होनी चाहिए कि मार्केटिंग क्या होती है। अगर इतनी भी बुनियादी समझ नहीं है तो कभी ना कभी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन आएगा। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं। कंपनी ने टूथपेस्ट का ऑफर दिया, एक पर एक फ्री। क्या हुआ? टूथपेस्ट आया तो लोगों ने कहा भाई इसमें एक्सपायरी डेट सितंबर का है, दिसंबर का है, ऐसे बोला लोग। आप मुझे बताइए, कंपनी आपको 1750 रुपए में 1750 रुपए का सामान दे रही है। अब आप ये सोच रहे हैं कि सितंबर तक इसको मैं कैसे खत्म करूंगा, तो आप फिर बिजनेस माइंडसेट से नहीं आए। कंपनी ने आपको इसलिए ऑफर पे एक ऑफर दिया है कि आप, ठीक है मैं मानता हूं एक टूथपेस्ट 200 ग्राम का, अगर एक परिवार में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 3 महीने चलाइए 200 ग्राम। बाकी आप उसको, अगर आपके अंदर सेल्स की, मैंने बोला ना कि अगर उसको मार्केटिंग की बुनियादी नॉलेज होगा तो वह उसको आधे दाम पर भी बेच के पैसा खाली कर लेगा। पूरे दाम की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको आप 400 का सामान 200 में देंगे तो पैसा नहीं देगा आपको, शायद ही ऐसा कोई होगा।
लेकिन लोग बात करने में डरते हैं, क्यों? क्योंकि उनको मार्केटिंग की बुनियादी चीजों की जानकारी नहीं, उनको सेल्स के प्रोसीजर की जानकारी नहीं कि सेल्स का प्रोसेस क्या होता है, और वो कंफर्ट नहीं फील करते मैं कैसे अपनी बात लोगों के सामने रखूं। अरे भाई रखो, नहीं होगा तो नहीं लेगा, इतना ही तो होगा। क्या पता 2 4 10 20 टूथपेस्ट निकल जाए, या आपके अंदर और अच्छे माइंडसेट आपका है तो आप उस प्रोडक्ट को, और आप फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग है, उस टूथपेस्ट को अपने नियर एंड डियर जिनको लगता है हाँ यह एलिजिबल है फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट को, मैंने बोला था पोटेंशियल कस्टमर या पोटेंशियल जो पोटेंशियल आपका जो कैंडिडेट हो, उसको विद ये फ्री गिफ्ट कर दीजिए और 15 दिन बाद फीडबैक आप लेके देखिए, फिर आप बताइए। लेकिन लोग फीडबैक नहीं लेते, जबकि यह सेल्स का एक प्रोसीजर, प्रक्रिया है, नहीं फॉलो कर पाते क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती, और जानकारी है तो कंफर्ट नहीं फील करते अपने अंदर कि हम कैसे अपनी बातों को रखें। वो इंतजार करते कि हमारा अपलाइन आएगा, चल के मेरे सामने बैठ बात करेगा, हमारा माल बिक जाएगा, हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मेरा काम बल्ले बल्ले। नहीं, ये आपका बिजनेस है, कुछ ऐसे गुण हैं जिनको आपको सीखना ही पड़ेगा, कोई नहीं सिखाने आएगा आपको, इसको समझ लीजिए। क्या अगर सेल्स की प्रोसेस की जानकारी होगी तो उसके अंदर डील को क्लोज करने की एबिलिटी होगी, पक्का है। और नहीं है तो 2 4 10 साल अपलाइन साथ करो ना, क्या दिक्कत है। इस समय क्रिप्टो वालों की भरमार है, क्रिप्टो वालों के समय भरमार है, वो इतने सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि आप लोग कितना भी अच्छा समझा दीजिए, कितना भी अच्छा सिखा दीजिए, उनके दिमाग में बातें नहीं समझ आती। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आप उनके सामने रखिए, अगर उसका आंसर वो दे पाते तो ठीक है। मैं पिछले 4 दिनों में क्या बोलते हैं अप्रोक्सीमेट 4 दिनों में 3 लोग ज्वाइनिंग कराए हूं, जिसमें से 2 लोगों का आईडी एक्टिव करवा दिया, क्रिप्टो वाले ही हैं, क्रिप्टो वाले ही मेरे पीछे पड़े थे। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा कि मैं क्या बात रखूं, क्या प्रश्न रखूं कि अगला उसका उत्तर अगर सॉलिड दे पाएगा, क्योंकि उसका उत्तर होता ही नहीं उस प्रश्न का, जब सिस्टम में ही नहीं तो उत्तर कहां देगा, केवल मुंह देखेगा। तो ये बात हुई है। अगली बात आती है कि स्ट्रांग वर्क विद एथिक्स। एथिक्स का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है, बिना एथिक्स का पालन किए सही रूप से काम करना कठिन होता है। जैसे कि जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होता है, स्ट्रांग वर्क एथिक्स में क्या होता है ना कि एक डेडिकेशन की जरूरत होती है, एक समर्पण की जरूरत होती है। जैसे होता क्या है कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, सब कुछ करिए, तो मंदिर में जब जाते हैं तो ईश्वर तो सब कुछ जानता है, मानते हैं, लेकिन फिर भी मांगते हैं कि भाई ईश्वर मुझे ये दे दीजिए, ऐसा चाहिए, जो अपनी इच्छा होती है मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हम समर्पित हो जाते हैं उनके प्रति कि जो कुछ है वो आप ही दे सकते हो, कोई नहीं दे सकता। तो जिस दिन समर्पण आ गया इस इंडस्ट्री के लिए और समर्पण वाले कैंडिडेट मिल गए टीम में, तो आपको इसके लिए फिर उनके समय और एफर्ट दोनों पे काम करने की जरूरत केवल एक बार होगी, उसके बाद वो कंटिन्यूअसली उसी तरह एथिक्स के बेस पे काम करते रहे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी टीम में ज्वाइन करेंगे जो कहीं पार्ट टाइम इनकम के लिए डाक्टरी इंडस्ट्री में ज्वाइन किया उन्होंने, अब वो कहीं जॉब में है, तो क्या वहां एथिक्स का पालन कर रहे हैं कि चलो ठीक है शाम को हम काम कर रहे हैं, 1 घंटे निकाल के ही काम करेंगे। एथिकल काम है, इसको एथिकल वर्क बोलते हैं, एथिक्स बेस्ड वर्क। मतलब है कि कंपनी, मतलब इंडस्ट्री ये बोलती है कि नेवर गिव अप, आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन काम आपको चाहे 1 ही घंटे करना, लेकिन करना है। ये एथिक्स का पार्ट है, ये आपके अपना एथिक्स है, अपना पार्ट है। अपनी लाइफ का एथिक्स बनाइए, अपनी टीम का एथिक्स बनाइए। कुछ लोग ऐसे हैं जो वीकेंड पे काम करते हैं, ठीक कर तो रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो ज्वाइन करके आईडी लगा के हो सकता है का 2 बार प्रोडक्ट खरीद के चुपचाप बैठे हैं, वर्क नहीं हो रहा। देखिए वर्क होता है तो दिखता है, वर्क होता है तो दिखता है, और केवल कि हाँ हो रहा है तो उसका कुछ नहीं। जरूरी यही है कि अपना एक स्ट्रांग एथिक्स बनाइए कि मेरी टीम का एथिक्स होगा, इसको पालन करना होगा, मुझे एक्सीलेंसी चाहिए आपसे। भाई
मैं आपसे पूरा निकालूंगा, जैसे बोलते हैं 100% मुझे आपका चाहिए, अगर तैयार हो करने की मेरी टीम में हो, नहीं भागो यहां से। फिर आप करके देखिए भाई, जब तक इस तरह के लोग नहीं आएंगे टीम में जिनको कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तब तक कैसे पॉसिबिलिटी है, कैसे पॉसिबल है कि क्या बोलते हैं कि आप इतिहास रच देंगे। ऐसे करते करते 10 साल बीत जाए, कुछ नहीं होने वाला, इसको समझना पड़ेगा। इसलिए अपनी टीम का, अपने टीम मेंबर को रिक्रूटमेंट करने का एक एथिक्स बना लीजिए कि इस एथिक्स के नीचे का बंदा होगा तो भाव नहीं देखना, उसको बगल कर दो उसको। हो सकता है मेरी बातों बहुत लोग इत्तेफाक ना रखते हैं, लेकिन आने वाले बस 1-2 साल 3 सालों में सब लोग इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि जो चीजें मैं बता रहा हूं ये चीज पढ़ाई जा रही है। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, जो लोग डिग्री डिप्लोमा का कोर्स लेके आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वहां ये पढ़ाई जा रही है। ये भी एक इंडस्ट्री का स्वरूप ले रहा है, तो जिसको बोलते हैं एक सर्किल बन रहा है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे सर्किल बनेगा, जब एक सुनामी आएगी ना, तब आप देखिए भाई, जो बंदा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पढ़ाई करके आएगा, और वहां उनको अब तो प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, किसी न किसी कंपनी ज्वाइन करा करके, वो आएगा तो अपनी टीम में कैसे लोग लेके आएगा, निरहुआ गुरहुआ को लेके तो नहीं आएगा ना। उसका एक पैरामीटर होगा, एक स्टैंडर्ड होगा कि मुझे इसके नीचे लोगों में बात नहीं करनी। जिसकी सोच ही 0 की हो, जिसकी सोच ही केवल 100 रुपए वाली हो, जिसकी सोच ही केवल 500 रुपए वाली हो, उसको लाके टीम में क्या करेंगे। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, बाय द वे कभी कोई ऐसी बात अगर होती है तो क्या कोई पॉजिटिव एटीट्यूड है या नहीं है। जब हम किसी एक आइडल मतलब मेंबर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये जरूर कोई आप चाहें तो केस स्टडी रख दीजिए उसके सामने कि भाई अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, वो क्या कहता है, उसके अंदर उसका उत्तर क्या आता है, एक बार एनालाइज कीजिए ना। नॉर्मली हम लोग जब बैंक में इंटरव्यू देने आया करते थे, तो वहां पे केस स्टडी मिलता था कि केस है, इसको आप सॉल्व करके बताइए, उसके हिसाब से उसमें मार्किंग होती। उससे हम उसकी एबिलिटी को मतलब फाइंड आउट करते हैं कि अगर कोई चैलेंज आ गया कि टीम मान लीजिए उसने बनाया, टीम छोड़ चली गई, चैलेंज है, अब कोई ऐसा सेटबैक आ गया कि असफल हो गया, तो क्या करेगा, उसका सोच क्या कहता है, उसका दिमाग क्या कहता है, उसके ब्लॉकेज तो नहीं कोई दिमाग में, ऐसी बातें आएंगी आएंगी। तो ये ऐसी कंडीशन के लिए क्या वह सक्षम है, वो क्या करेगा, अपने अप्लायंस से कंसल्ट करेगा, या मतलब कुछ भी, अब उसका एक रिएक्शन आना चाहिए। ये पैरामीटर जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जिसको बोलते हैं मार्केट में, जिसके लिए लोग हम लोग पास फोन करते हैं, उसके लिए फिर फोन नहीं आएगा, उस चीज के लिए फोन फिर नहीं आएगा, क्योंकि चैलेंजेस या सेटबैक को हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं होता। फट से अप्लाइंग पास फोन लगता, सर ऐसा अगले व्यक्ति ने कहा, क्या करें, प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है वो नहीं जानते। जैसे बहुत सारे लोग ग्रुप में डालते हैं कि फोटो आ गई, इस पे कोई रिकमेंडेशन बताइए। भाई आप, हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, और ना तो अगले को जानते हैं, ना उसकी हिस्ट्री जानते हैं, तो हम क्या रिकमेंड कर देंगे। एक अंदाज की बात कह सकता है, तो इनसे बचें। विदाउट हिस्ट्री जाने किसी को कुछ रिकमेंड करने लायक नहीं होता है, क्योंकि देखिए सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कुछ ऊपर नीचे अगर हो गया तो अगला व्यक्ति फिर दिक्कत कर देगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि, और खास करके जो सीवियर केसेज हो उनको अवॉइड करें। तो ये अच्छा, लोग बीमार को ढूंढते हैं, हम बीमार क्यों ढूंढते हैं भाई, हम चैलेंजेस जगह पे क्यों जा रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं। जो हमारे पास ऐसे लोग हैं कि भाई मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं कि अगर आप हमारी इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, आप हमारे इंडस्ट्री के कंज्यूमर बनते हैं, तो आप बीमार ना हो जल्दी, उसके लिए आप इन प्रोडक्टों का सेवन करिए। तो वहां तो अपॉर्चुनिटी है, और जा कहा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहां पे, पेशेंट्स को। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, तो ये जरूरी है कि जब तक क्या बोलते हैं इन सब चीजों पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग चैलेंजेस को मतलब करना अगर नहीं आएगा तो समस्या बनी रहेगी, और उसके पीछे रीजन नहीं, लोग न सीखना चाहते हैं, और ना वो क्या बोलते हैं इनके अंदर कभी ये होता है कि हाँ मुझे कुछ सीखना कुछ करना है।
तो कुल मिला के कि डार्क सेलिंग में जो होता है, एक सेल्फ मोटिवेशन मैंने बताया, एक मैंने बताया लर्निंग एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स और पॉजिटिव एटीट्यूड। कुल मिलाकर के ये 6 ऐसे पैरामीटर हैं। इन पैरामीटर पर आप काम करना अपनी टीम में शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे लोग आएंगे, लेकिन आएंगे, अच्छे आएंगे, और जब अच्छे आएंगे तो अच्छे लोग अच्छे को ही लेकर के आएंगे, उसमें कोई तो राय नहीं है। अब अगर ये देखा जाए कि जब हम किसी को अपनी टीम में रिक्रूटमेंट करते हैं, जब हम किसी को अपनी टीम में रिक्रूट करते हैं, या मतलब तो क्या करना है। मान लिया हमने किसी को अपने टीम में मैंने ज्वाइन करा दिया, और ज्वाइन कराने के बाद अब मुझे करना क्या चाहिए। ज्वाइन कराने के बाद नॉर्मली जब लोग जॉब में होते हैं तो वहां पे इंडक्शन प्रोग्राम होता है। जो लोग जॉब में होते हैं तो आपका एक इंडक्शन प्रोग्राम क्यों नहीं होना चाहिए आपकी टीम का। अगर मैं कहता हूं हफ्ते में 2 लोग ज्वाइन किए, तो उन 2 लोगों को मत छोड़िए, दो लोगों को 1 हफ्ते ट्रेनिंग दीजिए। वो इंडक्शन प्रोग्राम रेडी है आपके पास? नहीं है, इसलिए लोग ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा है। केवल आईडी लगने से खुश मत होइए, 1-2 परचेजिंग से खुश मत होइए, कोई मतलब नहीं। किसी तरह साल महीने 2 महीने 1-2 इनकम आ गई तो उसके लिए अगर आप खुश हो रहे, नहीं। एक इंडक्शन प्रोग्राम का होना जरूरी है हर हफ्ते। हफ्ते भर के जितने लोग ज्वाइन करें उनके साथ क्या करना है, इसको आप देखिए। सब देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि रिक्रूटमेंट जो होता है ना, एक बहुत चैलेंजिंग वर्क होता है। जब किसी का आप अपनी टीम में एडियन लगाते हैं, उसकी ज्वाइनिंग कराते हैं, चैलेंजिंग वर्क होता है। लेकिन अगर उनपे कुछ ऐसी रणनीतियां हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हैं जिनको अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। वो क्या क्या रणनीति है, इस पर आप देखिए और उनका फॉलो जरूर कीजिए, नोट कर लीजिएगा चाहिएगा। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो हमारी कंपनी मतलब हमारी खुद की वेबसाइट है www.empowerpondey.com पे आपको ब्लॉग सेक्शन में इसका कंटेंट मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट पे इसका कंटेंट मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। नोट करें, बहुत बेहतर है, क्योंकि लिखने से प्रैक्टिस होती है। अब सबसे पहले है कि उस मेंबर के साथ एक आइडल प्रोफाइल डिफाइन करिए कि उस मतलब एक सफल होने के लिए क्या करना है। कि भाई ठीक है, आपके मैंने रिक्रूटमेंट कर लिया है, रिक्रूटमेंट कर लेने के बाद अब आपको किस पे काम करना है, ये ध्यान रखो। उनमें से हो सकता है इंस्पिरेशन पे, कम्युनिकेशन स्किल पे, सेल्स एक्सपीरियंस पर, लर्निंग एटीट्यूड पर, और एक प्रूवन सिस्टम। अब याद होगा कि दीपक बजाज जी या जो भी डार्क सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो लोग बार बार बोलते हैं प्रूवन सिस्टम, मतलब जो वह करके सफल हुए हैं, दैट इज प्रूवन सिस्टम। या जो कोई काम करके वह सफल हुआ, दैट इज प्रूवन सिस्टम। तो उस प्रूवन सिस्टम में क्या क्या फैक्टर हैं, उस पर काम करना है उस व्यक्ति को। इसको बैठ के समझाना पड़ेगा, भाई मैंने आपको आपके आइडिया लगा दिया है, ये चीजें हैं, ये पैरामीटर हैं, इस पर अगर आप वर्क कर लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। मतलब एक आइडियल डेफिनेशन बना दीजिए उसके लिए, भाई उसको लगेगा हाँ मुझे इस पे काम करना है। काम करने का मतलब वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा, बाकी सिखाने का काम लीडर का होता है। लेकिन नहीं हो पा रहा है और नहीं होता है, वही चीज है। अभी मैं उसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल ये है, कंपनी का बैलेंस लाइफ प्रोग्राम चल रहा है। नंबर आप कंपनी का है, फ्री ऑफ कास्ट है, रोज सुबह 7 बजे कंपनी बैलेंस लाइफ प्रोग्राम कराती है। और सबके लिए था, 120 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, ज्वाइन करते हैं 21 लोग। कितने? 21 लोग। अब आप सोचो ये रेशियो क्या है। लोग बैलेंस मतलब अपने फैट को, अपने वेट को कम करने के लिए लोग फीस दे करके कोर्स करते हैं, प्रोडक्ट खरीद के इस्तेमाल करते हैं, बहुत हार्ड एक्सरसाइज करते हैं,
लेकिन यहाँ कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट लोग उसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि इमीडिएट सब कुछ हो जाए। तो इमीडिएट कुछ नहीं होता, हर चीज का एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को बिना फॉलो किए कंपनी अगले लेवल पे नहीं बढ़ेगी। तो लोगों को लगता है अरे तो मुझे आता है तो मैं घर पे कर लेता था। आप मुझे बताइए, अब मान लीजिए 120 लोग हैं तो 120 लोगों का सबकी अलग अलग मेडिकल हिस्ट्री होगी, बट नेचुरल है। तो जब अलग अलग मेडिकल हिस्ट्री है तो कंपनी या कोई भी एक प्रोफेशनल जो एक्सरसाइज कराने वाला होगा, जो भी अपना क्या बोलते कोच होगा, वो बिगिनर लेवल शुरू करता है। किसी को स्टार्टिंग लेवल पे एडवांस लेवल का नहीं सिखाया जाता, कराया जाता। नहीं पता लगा एडवांस लेवल की उस एक्सरसाइज करा दिया गया और कोई दिक्कत हो गई। तो आज मैंने देखा कि कंपनी ने अच्छे अच्छे लोगों को रिमूव कर दिया ग्रुप से, नहीं आ रहे जाओ, काम नहीं है। कंपनी क्या जा रहा भाई, 21 लोग वही है, 80-20 के रेशियो आ जा रहा। तो लोग भी नहीं चाहते हैं करना, वो चाहते हैं सब कुछ रेडीमेड मिले, घर बैठे मिल जाए, कंपनी लाए घर पे मैचिंग करा दे, पैसा भी दे जाए, प्रोडक्ट भी फ्री में दे दे, पैसा भी आ जाए, करना कुछ ना पड़े। समस्या इसकी है। तो एक आइडियल डिफिनीशन आपको बना के रखनी है हर उस व्यक्ति के लिए। जब आप किसी को रिक्रूटमेंट करते हैं, सबसे पहले है कि भाई आपको बताना है कि आपको इन फैक्टर पे काम करना है, तो आपके सक्सेस के रेशियो बढ़ जाएंगे। तो जब वो व्यक्ति काम करेगा तो आपका सक्सेस रेशियो बढ़ेगा, वह व्यक्ति सफल होगा। साथ ही साथ एक कंप्रहेंसिव रिक्रूटमेंट प्लान डेवलप करना पड़ेगा। अब वो कंप्रहेंसिव रिक्रूटमेंट प्लान कैसे डेवलप होगा? जैसे कि मान लीजिए कि हम आइडेंटिफिकेशन या प्रोस्पेक्टिंग कहां करते हैं, लोग कहां जाते हैं, किसके पास जा रहे हैं, कहां आइडेंटिफाई करें, किसको ज्वाइन कराना है। अब बात यह है कि हम अपने जो पोटेंशियल मेंबर्स हैं उनको कैसे आकर्षित करेंगे अपने पास, क्या दिखा करके? या तो टेस्टिमोनी दिखाएं, या तो लोगों की इनकम दिखा के, या तो अपने सक्सेस दिखा करके, यही तो आकर्षित करने का तरीका है। या तो उनको इंडस्ट्री के बारे में अवेयर करके। अगर ये तीन चीजें नहीं है तो आप किसी को इंडस्ट्री के बारे में अवेयर करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब अवेयरनेस बढ़ती है तो लोग जागरूक होते हैं, और जागरूकता के साथ साथ जैसे भी लोगों को टैक्सलिंग इंडस्ट्री की जागरूकता जानकारी नहीं है, वही पुरानी परंपरागत चीजों समझ रही, कंपनी आती भाग जाती, दुनिया की चीजें समझते हैं। तो पहले अवेयर करना है कि अब रूल्स क्या बन गए हैं, रेगुलेशंस क्या बन गए हैं, कैसे काम करना होता है। साथ ही साथ अब आपको सोशल मीडिया आजकल चल गया है, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म चल गए हैं, तो वहां पर कुछ टेस्टिमोनी, कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। वहां पे जब कंप्रहेंसिव पता लगा आपने 10 जगह अपने कंटेंट को डाला तो 2-4-10 लीड आ जाएगी आराम से। अगर आपने 10 जगह डाला, मैं बोलता हूँ सब जगह एक आता है तो हफ्ते में 10 आ गए, 10 रिक्रूटमेंट आप सिस्टम से कर रहे हैं, और हफ्ते के 5 रिक्रूटमेंट बहुत होता है। और 5 के साथ एक हफ्ते आप बीओपी कर लिए, मतलब स्टार्टिंग इंडक्शन प्रोग्राम कर दीजिए। इसीलिए और लेकिन वो बंद नहीं होना चाहिए। जो जैसे मान लिया मैंने किया इस हफ्ते का कंप्रहेंसिव प्रोग्राम, अब मेरी टीम में 5 लोग आ गए, तो उनकी भी टीम में लेकर के आना है। इंडक्शन प्रोग्राम खत्म होते होते उनको बोली भाई आप भी ये सिस्टम कॉपी करो। ठीक है, नहीं आएगा ना, करो तो इंप्लीमेंट तो करो, शुरुआत तो करो। नहीं आएगा कोई निराश होने की जरूरत नहीं, करो। तो जब ऐसे करते करते अगर 1-2-3 ज्वाइनिंग आगे लीड आई, तो जैसे ज्वाइनिंग उसकी टीम में होगी, उसके पास एक ऑटोमेटिक उसका जो मोटिवेशन है इंस्पिरेशन में चेंज हो जाएगा। और जब प्रेरणा मिलती किसी चीज के लिए ना, तो आदमी बहुत खुश होता है। और उसके बाद एक स्क्रीनिंग सिस्टम बना लीजिए कि भाई ये इंश्योर कर लीजिए कि आप सावधानी पूर्वक कि जो आपने ऊपर एक कंप्रहेंसिव प्लान बताया और जो पैरामीटर बनाया किस पे काम करना है, उस पर वह कैसे काम कर रहे हैं। हो सके तो अगर आप चाहें तो कुछ क्रॉस क्वेश्चन के साथ के थ्रू पूछ करके उनकी एक स्क्रीनिंग कर सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। क्योंकि ये बातें जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा एडवांस लेवल की भी स्टार्टिंग समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को जो रिकॉर्डिंग में डालूंगा यूट्यूब पे 2-3 बार समझेंगे, या आप जा करके ब्लॉग पर पढ़ेंगे 2-3 बार, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एडवांस लेवल थोड़ा बता रहा हूँ तो उसका समझ में हमारी बात में ग्रिप ना हो रही हो। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग हो गई, उससे रेफरेंस मांगिए। जब आप रेफरेंस मांगते हैं तो रेफरेंस देने वाला बंदा भी वैसा होता है जैसे वह होता है।
तो उससे भी आपके पास नए लोग आएंगे, नया रिक्रूटमेंट का एक नया चलन शुरू हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जो नहीं होता है, नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। एक तो है लोग लेना नहीं चाहते, 100% बात सही है, लेकिन हमें उसी में से निकालना है। 10 में से 1 को निकालना है, 10 में से 2 को निकालना है, 50 में से 5 को निकालना है जो तैयार हो। जैसे मैंने बोला कि उनके पास लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, जो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे वो अपने आप आ जाएंगे, ट्रेनिंग लेने शुरू कर देंगे। तो जैसे आप उनके अंदर सेल्स टेक्निक, कम्युनिकेशन स्किल, गोल सेटिंग, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें बताना शुरू करेंगे और इस कैसे काम करता किसी व्यक्ति को सफल होने में, तो वह व्यक्ति फिर धीरे 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 आपका डुप्लीकेशन करने लगता है। और एक गोल सेट कीजिए और वह गोल एकदम स्मार्ट गोल हो, जैसे हम बोलते हैं कि क्लियर हो, और ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एक्सपेक्टेशन और गोल आपस में मैच करते हैं। ऐसा ना हो कि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो, गोल बहुत लो है। तो गोल अगर मान लीजिए हाई है तो आप हाई गोल बनाइए, लेकिन उसमें छोटे छोटे ब्रेक को बना दीजिए। डेस्टिनेशन कि भाई चलो ठीक है, आज आपने ज्वाइन किया तो इस महीने, इस हफ्ते का काम आपका ये है, इस हफ्ते आप ट्रेनिंग करोगे, अगले हफ्ते महीने मेरे साथ ज्वाइंट एक्टिविटी करोगे, फील्ड में अकेले नहीं जाओगे। नॉर्मल लोग गलती ही करते हैं, ज्वाइन करके पहले बात आपकी ट्रेनिंग नहीं ना करते हैं ना लेते हैं। अगर आप कोशिश करवा पाइए तो करना शुरू कीजिए, अगले हफ्ते उनके साथ ज्वाइंट एक्टिविटी कीजिए, ताकि फील्ड में अकेला व्यक्ति न जाए। फील्ड में जाएगा साथ में तो वो उसको अनुभव होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, क्या क्या सामना करना पड़ता है, क्या क्या उत्तर देना पड़ता है। उसके बाद ज्वाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी, बस उसके बाद ही फनल जनरेट हो जाएगा। और लास्ट नॉट लिस्ट, एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव और एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाइए अपनी टीम में। लोगों को नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई बात पूछूंगा या कोई बात कहूंगा तो हो सकता है लोगों को बुरा लगे, या लोगों को आपस में इनकरेज और कोलैबोरेशन, एक सहयोग की भावना से काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए डार्क सेलिंग बिजनेस अपना खास करके एथनिक बिजनेस ऐसा है कि जब ऊपर ज्वाइनिंग आती है तो नीचे ही आती है, वो एक कोलैबोरेशन ही है, तो टीम वर्क ही है। लेकिन आती है नहीं आती देखना है, वो काम टीम से ऊपर से आ रही है या नहीं आ रही है, और नहीं आ रही है तो कहाँ ज्वाइनिंग आ रही है, मैंने पहले बोला है, आप एनालाइज कीजिए। पता लगा व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके नीचे कोई काम करने वाला नहीं है, जो नहीं काम कर रहा है उसके नीचे ज्वाइनिंग लगाते जा रहे हैं, तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना कुछ नहीं, जो काम कर रहा है उसके साथ काम करो, बाकी छोड़ दो। और जब कोई सफलता मिले तो उसको सब लोग मिलके जश्न मनाइए। ऐसा ना हो ग्रुप में एक मैसेज आ रहा तो लोग बधाई देने में लग रहा है, उंगलियां टाइप करने में, दिन भर स्क्रॉल करेंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप, लेकिन कंग्रेचुलेशन या बधाई कर लिख के देने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उनके जो वोकैबुलरी वो है ना, वो कम हो जाता है वहां शब्दकोश में से। तो और कहीं कोई ऐसा चैलेंज आता है तो वहां सब लोग सपोर्ट करिए मिल करके और गाइडेंस दीजिए। जब ये संस्कृति एक बार आप डेवलप कर लेते हैं, इन स्टेजेस का पालन करके दार्जिलिंग बिजनेस में रिक्रूटमेंट के रेशियो और सक्सेस के रेशियो को आप बढ़ा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सफलता में समय और मेहनत दोनों देना पड़ता है, इसलिए अपने प्रयासों में निरंतर धैर्य बनाए रखिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, ये बहुत ही जरूरी है। अगर कंसिस्टेंसी और पेशेंस नहीं है तो बहुत लंबे समय तक लोग रन नहीं कर पाते, चल नहीं पाते। सबसे जरूरी है हमारे लिए यही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो विषय था, वो यही था।